हेलो स्टूडेंट, हम लोग पढ़ रहे थे इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी में आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे यहाँ पर। जैसा कि आप देख रहे होंगे बोर्ड पर, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। तो इंटरनेशनल ट्रेड पर आज हमारा लेक्चर होगा। तो इंटरनेशनल ट्रेड, हम सब जानते हैं ट्रेड में क्या होता है। एक्सपोर्ट होता है, इम्पोर्ट होता है। हम लोग अपनी वस्तुएं दूसरे देश को भेजते हैं और दूसरे देश से अपनी वहाँ से वस्तुएं हम लोग इम्पोर्ट करते हैं। तो ये तो सब होता है, ये तो कॉमन सी बात है जिसको हम लोग बैलेंस ऑफ पेमेंट में देख भी चुके थे। लेकिन आज जो हम लोग यहाँ पर टॉपिक पढ़ने वाले हैं, चूँकि आज की डेट में हम लोग ग्लोबल इकोनॉमी हो चुके हैं। 1991 के पहले की अगर बात करें तो हम लोग क्लोज्ड इकोनॉमी थे, तब तो ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन आज की डेट में बहुत सारा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में बहुत सारी चीज़ें हमें अलग आज देखने को मिलती हैं। तो इसमें एक टर्म है इकोनॉमिक इंटीग्रेशन। तो आज हम लोग अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में इकोनॉमिक इंटीग्रेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। तो ये इकोनॉमिक इंटीग्रेशन एक्चुअल में होता क्या है, मतलब आर्थिक रूप से हम लोग पूरा समामेलन हो जाए, पूरी दुनिया का आर्थिक रूप से एक हो जाए, सारी बाउंड्री खत्म हो जाए। हम चाहे अफ्रीका में जाकर व्यापार करें, चाहे अमेरिका में जाएं, चाहे हम कोरिया में चले जाएं या जापान में चले जाएं, कोई किसी प्रकार का बाउंडेशन ना हो। तो ये इकोनॉमिक इंटीग्रेशन हम लोग इसको बोलेंगे। तो इकोनॉमिक इंटीग्रेशन बेसिकली आज हम लोग ग्लोबल इकोनॉमी हो चुके हैं, इसलिए इस दौर में इकोनॉमिक इंटीग्रेशन की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। तो इकोनॉमिक इंटीग्रेशन में बेसिकली क्या है, मतलब ये क्या करना होगा कि हम लोग इकोनॉमिक इंटीग्रेशन की तरफ बढ़ें। तो इकोनॉमिक इंटीग्रेशन की तरफ बढ़ने के लिए हम लोग स्टेप बाय स्टेप कुछ काम करते हैं। तो जैसे एक होता है, आपने सुना होगा पीटीए, है ना। तो ये पीटीए जो होता है, इसको कहते हैं प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट, ठीक है। तो ये इकोनॉमिक इंटीग्रेशन की कुछ स्टेजेज होती हैं, ठीक है, स्टेजेस। तो वो स्टेजेस क्या है, तो पहली स्टेज यहाँ पर पीटीए, दूसरी स्टेज होगी एफटीए, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जिसको बोलते हैं। फिर इसके बाद आपने सुना, ये सुनी तो होंगी चीज़ें, ठीक है। अब इसको एग्जैक्ट ये होती क्या है, ये आज हम लोग यहाँ पर समझेंगे। और ये टर्म हमें बहुत करंट अफेयर में देखने को मिलते हैं। जब भी हम लोग आर्थिक करंट अफेयर पढ़ते हैं इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, तो वो चीज़ें यहाँ पर हमें ये देखने को मिलती हैं। तो ये बेसिकली इकोनॉमिक इंटीग्रेशन की डिफरेंट स्टेजेज है। तो पहली स्टेज प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट, दूसरा फ्री ट्रेड एरिया, तीसरा सीका। अब सीका क्या होता है, अभी इसको हम लोग डिटेल में सारी चीज़ों को समझते हैं, ठीक है। कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट इसको कहते हैं। और इसके बाद हम लोग बढ़ जाते हैं चौथी स्टेप में, कॉमन मार्केट की तरफ। कॉमन मार्केट की तरफ बढ़ते हैं। और जो पांचवा स्टेप होता है, इकोनॉमिक मार्केट की तरफ बढ़ते हैं। फिर कॉमन मार्केट के बाद इकोनॉमिक मार्केट की तरफ, इकोनॉमिक मार्केट, ठीक है। फिर इकोनॉमिक मॉनिटरी मार्केट की तरफ बढ़ जाएंगे। तो ये डिफरेंट स्टेजेस हैं। तो जैसे स्टूडेंट्स हम लोग ये कदम आगे बढ़ाते जाएंगे, वैसे ही हम इकोनॉमिक इंटीग्रेशन की तरफ बढ़ते जाएंगे। तो ये बेसिकली आज के लेक्चर में हम आपको यही चीज़ें पढ़ाने वाले हैं। तो अब यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, ये स्टेजेस समझने के बाद एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जैसे जो WTO है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसका पर्पज़ क्या है, जो 1995 में ये अस्तित्व में आता है। तो एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का जो इकोनॉमी से जुड़े हुए हैं, उसका एक अलग से लेक्चर हम लेंगे, तो उसमें ये सारी चीज़ें हम कवर करेंगे, ठीक है। तो WTO का मेन पर्पज़ क्या है कि पूरी दुनिया, पूरा ये जो ग्लोब है, ग्लोब के सभी देशों को एक साथ जोड़ दिया जाए, कोई मतलब शुल्क, टैरिफ वगैरह ना लगे, व्यापार में सब एक हो जाएं, ठीक है। तो ये ऐसा इसका पर्पज़ है। लेकिन ये इतनी जल्दी संभव नहीं है। तो इतनी जल्दी संभव नहीं है, तो यहाँ पर ये बात उठी कि हम जैसे दो देश हैं, हमारे पड़ोसी देश हैं, जिस देश से हमारे को संबंध अच्छे हैं, हम आपस में वहाँ पर एग्रीमेंट कर लें। जैसे अभी हमने जापान से एग्रीमेंट किया है, ऑस्ट्रेलिया से एग्रीमेंट अभी रिसेंटली किया है, ट्रेड एग्रीमेंट। तो ये जो करंट अफेयर हम लोग पढ़ते हैं कि भारत ने भी ऑस्ट्रेलिया के साथ ट्रेड एग्रीमेंट किया है ना, और इसमें इतने डॉलर का ट्रेड हमें करना है, ऐसे करके। तो ये जब न्यूज़ आप पढ़ेंगे ना, जो आर्थिक समाचार होते हैं, वो सब वहाँ पर आपको ये देखने को मिलेंगे। तो आजकल हम लोग क्या कर रहे हैं कि आपस में कुछ ट्रेड एग्रीमेंट करते हैं।
ठीक है, इकोनॉमिक इंटीग्रेशन की तरफ आगे बढ़ने के लिए। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे पीटीए की, है ना। पीटीए क्या होता है, तो इसी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, ये सब करंट से रिलेटेड भी होते हैं। तो पीटीए प्रिफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट इसको बोलते हैं भाई, क्या बोलते हैं, प्रिफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट, प्रिफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट। ट्रेड एग्रीमेंट, ओके। तो इसके नाम से ही पता चल रहा है, मतलब हम ट्रेड से रिलेटेड एग्रीमेंट करें किसी देश के साथ, और हम प्रेफरेंस देकर करें कि किसको प्रेफरेंस देना है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम लोग प्रिफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट, ओके। तो फॉर एग्जांपल जैसे मान लो हमें कोई चीज़ इंपोर्ट करनी है, ठीक है, तो कोई चीज़ हमें इंपोर्ट करनी है, तो जैसे ये हमारा भारत है, ठीक है, अगर हमें कहीं से कोई चीज़, कोई भी प्रोडक्ट, अगर हम लोग बात करें, कोई भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट है, हमें किसी दूसरे देश से इंपोर्ट करना है, तो हम उससे करें कोई एग्रीमेंट। फॉर एग्जांपल यहाँ पर कंट्री कोई है, एक ये कंट्री है, एक ये बी कंट्री हमारा पड़ोसी, मान लो श्रीलंका हो गया, है ना, बी, और इधर जो है ये हमारा सी कंट्री है, ये साउथ ईस्ट एशिया का कोई देश है, साउथ ईस्ट एशिया का कोई कंट्री है, सपोज दैट मान लो इंडोनेशिया ही है, ठीक है, इंडोनेशिया। तो अब देखो यहाँ से हमें कोई चीज़ खरीदनी है, तो अगर हम बात करें यहाँ पर कोई, जैसे मान लो हमें पाम ऑयल खरीदना है ना, पाम ऑयल, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी प्रोडक्शन होता है इधर, ये है ना, इंडोनेशिया वगैरह में। तो ऐसे हम क्या करेंगे, जिन जिन चीज़ों को खरीदना है उसके लिए हम पीटीए करेंगे और उसकी लिस्ट बनाएंगे, जैसे पाम ऑयल हो गया, ठीक है, फिर लिस्ट में और भी प्रोडक्ट जो भी खरीदने, इंपोर्ट करने। अब इसमें जैसे मान लो दूसरा टी हो गया, चाय हो गया, है ना, और भी देखो कुछ स्पाइसेस हो गए, हालांकि भारत में भी स्पाइस होते हैं, अब इंडोनेशिया में काफ़ी स्पाइसेस होते हैं, तो इसकी एक लिस्ट बना ली जाएगी, ठीक है, और इसी में हम एग्रीमेंट करेंगे। अब इसमें हमें ये देखना ये कि हम प्रेफरेंस किसको दें, क्योंकि हमारे पास यहाँ 3 ऑप्शन है, ए बी सी, ठीक है, ये 3 कंट्री हैं, 3 विकल्प हैं हमारे पास, तो हम किसके साथ ट्रेड एग्रीमेंट करें, प्रेफरेंस किसको दें। तो जैसे नहीं, हमारे पास अगर जो विकल्प ज़्यादा, और विकल्प हो ही ना, तो फिर हमारे पास एक ही बचा ना, तो मजबूरी हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर मजबूरी नहीं है, यहाँ तो मेरे पास ऑप्शन है, तो हम देखें कि मेरे साथ रिलेशन किससे अच्छे रहेंगे, उसके साथ हम ट्रेड एग्रीमेंट कर लें। तो हो सकता है इंडोनेशिया के साथ कर लें, या पड़ोसी श्रीलंका के साथ कर लें, या बगल में मालदीव, जो भी है किसी के साथ कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने जिसके साथ प्रेफरेंशियल, जिसको प्रेफरेंस दिया, उसके साथ हम एग्रीमेंट कर लिए, और वहाँ पर क्या करेंगे, एग्रीमेंट में करेंगे क्या, टैरिफ कम कर देंगे, टैरिफ जो होता है वो हम यहाँ पर कम कर देंगे, ठीक है। तो ज़ीरो नहीं करेंगे, ये ध्यान रखना है, ज़ीरो नहीं करेंगे, कोई सर्टेन प्रोडक्ट जो भी जिस पर हम इंपोर्ट करने की बात कर रहे हैं, तो उस पर हम, अगर मान लो हमने सपोज दैट इंडोनेशिया के साथ कर लिया, ठीक है, इसके साथ पीटीए कर लिया, ठीक है, तो इसके यहाँ से जब अगर हम मान लो टी स्पाइसेस जो भी मंगा रहे हैं या पाम ऑयल मंगा रहे हैं, तो उस पर हम टैरिफ घटा देंगे, रिड्यूस कर देंगे, ज़ीरो नहीं करेंगे, ठीक है। तो इसके यहाँ से तेल मंगाएं, तो यहाँ पर हम इसका जो टैरिफ है, टैक्स होता है, वो हम कम कर देंगे, ये 10% मान लो कम कर दिया। तो अब श्रीलंका के यहाँ से जो हम मंगाएंगे, इस पर ज़्यादा टैरिफ लगाएंगे, इसमें मान लो 15% लगा रहे हैं, यहाँ से मंगा रहे हैं तो इससे 15% लगा, लेकिन इसके साथ चूँकि हमारा एग्रीमेंट हुआ है, तो हम व्यापार में सहूलियत हो जाए, तो थोड़ा सा इसमें टैक्स हम कम कर देंगे, ताकि इसका जो तेल है भारत में महंगा ना पड़े, ठीक है। अगर यहाँ पर टैरिफ ज़्यादा होगा तो जो 100 रुपये का तेल है उसमें 10% टैक्स है, 110 का पड़ेगा, और ये 100 रुपये का तेल है 15% टैक्स, तो 115 का पड़ेगा, तो इसका वाला 115 पड़ेगा। लेकिन हम जब इंडोनेशिया वाला मंगाएंगे तो 110 का पड़ेगा, तो लोग इंडोनेशिया वाला खरीदेंगे, ये वाला
नहीं खरीदेंगे क्योंकि महंगा पड़ रहा है। तो फिर इसके साथ मेरे ट्रेड एग्रीमेंट किया नहीं हमने, तो इसके साथ किया तो इसको हमने कुछ सहूलियत दे दी, ठीक है। तो इससे हमारे इंटरनेशनल रिलेशन भी अच्छे बन जाएंगे, ठीक है। और तो इस तरीके से हम टैक्स को रिड्यूस कर लेते हैं, ठीक है। तो जिसके साथ हमने जिसको प्रेफर किया उसके साथ हमने कर लिया, तो इसके साथ हमारे व्यापार में काफ़ी सहूलियत स्थापित हो जाएगी और हम इकोनॉमिक इंटीग्रेशन यानी इंडोनेशिया का और हमारा जो इकोनॉमी है काफ़ी इंटीग्रेट होने जा रहा है, ठीक है, समामेलन होने जा रहा है, ठीक है। तो इसे कहते हैं प्रिफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट, जिसके साथ करेंगे उसी का उसके प्रोडक्ट पर टैरिफ हम घटा देंगे। क्लियर, इतनी बात समझ में आई? तो इसको क्या कहेंगे, अ प्रिफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट इज अ ट्रेडिंग ब्लॉक। ये हमने ट्रेडिंग ब्लॉक बना लिया इंडोनेशिया के साथ, ये ब्लॉक बन गया भारत और इंडोनेशिया के साथ, ये एक ट्रेडिंग ब्लॉक बन गया, ट्रेडिंग ब्लॉक। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमें समझ में नहीं आती हैं और बहुत परेशान करती हैं, ये हमें सीखनी पड़ेंगी। तो अ प्रिफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट इज अ ट्रेडिंग ब्लॉक दैट गिव्स प्रिफरेंशियल एक्सेस टू सर्टेन प्रोडक्ट, कुछ प्रोडक्ट जो हमें मंगाने वो एक्सेस करने हैं यहाँ से, तो एक्सेस टू सर्टेन प्रोडक्ट फ्रॉम द पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज, जिस कंट्री के साथ हमने FTA किया है, PTA किया है, ठीक है। क्लियर, इतनी बात समझ में आ गई? दिस इज डन बाय रिड्यूसिंग टैरिफ बट नॉट बाय एबोलिशिंग देम कंप्लीटली, मतलब टैरिफ को रिड्यूस करेंगे। तो PTA में क्या होता है, जो टैरिफ लगता है, टैरिफ एक प्रकार का टैक्स है, ठीक है। तो जो टैरिफ होता है उसको क्या करते हैं, उसको रिड्यूस करते हैं, इसमें ज़ीरो नहीं करते हैं। तो जो टैरिफ है उसको क्या कर देते हैं, रिड्यूस करते हैं। किस पर, उन सर्टेन प्रोडक्ट पर जिसका हम PTA में लिस्टिंग करते हैं, जिन प्रोडक्ट को मंगाना है, ठीक है। तो उनका प्रोडक्ट जैसे इंडोनेशिया के साथ किया तो इंडोनेशिया प्रोडक्ट इंडिया में आसानी से आ जाएगा, तो इसमें टैरिफ हमने कम कर दिया। तो टैरिफ कम किया तो इंडोनेशिया का प्रोडक्ट भारत में सस्ता मिल जाएगा ऑयल, और जो श्रीलंका से मंगाएंगे वो महंगा रहेगा, तो लोग इंडोनेशिया वाले को प्रेफर करेंगे, तो इंडोनेशिया का व्यापार हमारे साथ अच्छा होगा, व्यापार बढ़ जाएगा इंडोनेशिया के साथ हमारा, ठीक है। तो जब हम व्यापार आर्थिक संबंध बढ़ाना चाहते हैं तो हम टैरिफ कम कर देते हैं। इतनी बात समझ में आ गई? तो यहाँ पर आपको की पॉइंट क्या याद रखना है, कुछ सर्टेन प्रोडक्ट जिसको हम मंगाते हैं उस पर हम टैरिफ कम कर देते हैं, ठीक है, और जिन जिन को मंगाते हैं उनको यहाँ पर लिस्टेड कर देते हैं, यानी क्या क्या मंगाना, ये पॉजिटिवली इसको यहाँ पर हम लिख देते हैं, ठीक है, पॉजिटिव सेंस में कि ये मंगाना है। क्लियर? और जो नहीं मंगाना होता तो उसको अगर लिखते तो निगेटिव सेंस हो जाता, तो पॉजिटिव सेंस में इसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि क्या क्या मंगाना है। उस पर हमने टैरिफ कम कर दिया, जीरो नहीं किया, तो टैरिफ को रिड्यूस किया, जीरो नहीं करना, ध्यान रखना। UPSC में क्या बना देगा, स्टेटमेंट कि PTA में जो पार्टिसिपेंट कंट्री होते हैं उनके वस्तुओं के आयात पर टैरिफ को शून्य कर दिया जाता है, जीरो कर दिया जाता है। गलत है, जीरो नहीं किया जाता है, रिड्यूस किया जाता है। क्लियर? जीरो नहीं किया जाता है। तो इससे हमारे व्यापार बढ़ जाएंगे, तो इंडोनेशिया के साथ हमारे व्यापार बढ़ जाएंगे, है ना, ज़्यादा व्यापार होने लगेगा। और वहीं श्रीलंका के साथ हमने नहीं किया तो इसके साथ मेरे व्यापार उतना नहीं बढ़ेगा। तो जब हम व्यापार को बढ़ाना चाहते हैं तो उसके साथ हम PTA कर लेते हैं। अब PTA के बाद ये पहला स्टेप है, ओके। तो जो PTA है वो फर्स्ट स्टेज ऑफ इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, PTA इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, लिख लीजिएगा इस चीज़ को। अब हम लोग आते हैं, आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा अगले स्टेप पर बढ़ते हैं, FTA कर, है ना, FTA। अगला स्टेप, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई होगी, आई होप कि आ गई होगी, बड़े आसान शब्दों में समझाने का प्रयास किया। FTA इसको कहते हैं फ्री ट्रेड एरिया, फ्री ट्रेड एरिया। अब इसमें देखो क्या होता है, फ्री ट्रेड एरिया में क्या हो जाता है, थोड़ा सा अगला स्टेप हो जाएगा, सेकेंड स्टेज हो जाएगी इकोनॉमिक इंटीग्रेशन की। उसमें क्या होगा, हम इसके साथ जब FTA करेंगे, इस एक ब्लॉक बनाएंगे, ठीक है, तो उसमें हम टैरिफ को जीरो कर देंगे, टैरिफ को क्या कर देंगे, टैरिफ को जीरो कर देंगे, ठीक है। और
जो जो वस्तुएं हमें नहीं वहाँ से मंगानी है, जिनके साथ हम ट्रेड नहीं करेंगे, तो उनकी लिस्टिंग यहाँ पर करेंगे। तो जो जो हमें इंपोर्ट नहीं करना है ना, जो वस्तु इंपोर्ट नहीं करनी है, ठीक है, नहीं करनी, उसको यहाँ पर लिस्टेड कर देते हैं। तो इसमें लिस्ट में रहेगा कि हमने इसके साथ एफटीए, इस एरिया, इस क्षेत्र के साथ एफटीए, साउथ ईस्ट एशिया के साथ हमने, साउथ ईस्ट एशिया के जो कंट्री उनके साथ हमने एफटीए किया, मतलब उस एरिया के जो भी देश है उनके साथ एफटीए किया, मतलब हमें उनसे ये चीज़ें नहीं मंगानी है, इन चीज़ों का व्यापार नहीं करना, उसकी लिस्टिंग कर ली। तो नहीं करना है किन किन वस्तुओं के साथ, तो नेगेटिव लिस्ट बोलते हैं। और एफटीए किया तो उसमें हम टैरिफ को क्या करेंगे, ज़ीरो कर देंगे। इसका मतलब है कि अगर हमने इंडोनेशिया के साथ एफटीए किया, साउथ ईस्ट एशिया कंट्री के साथ, जितने भी यहाँ पर आते, इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, फिलीपींस, इनसे किया, तो इनका अगर पाम ऑयल हमें मंगाना है तो पाम ऑयल यहाँ पर आएगा, तो ये 100 रुपये का है और हम यहाँ पर अपने देश में मंगाएंगे, तो इसके हम जैसे भारत में इंटर करेगा, तो इंटर करते ही जो टैक्स लगाया था वो टैरिफ होता है, हमने कोई टैक्स नहीं लगाया, ज़ीरो कर दिया। तो 100 रुपये का यहाँ भी, 100 रुपये का यहाँ भी बिक रहा है। अब मान लो हमने श्रीलंका के साथ ये नहीं किया, तो श्रीलंका का जो पाम ऑयल है भारत में जैसे ही घुसेगा तो था 100 रुपये का, और जैसे अंदर घुसा तो 15% इस पर टैरिफ लगा दिया, तो ये भारत में कितने का बिकेगा, 115 का। और इंडोनेशिया, साउथ ईस्ट एशिया से आएगा, वो 100 रुपये का बिक रहा है। तो किसकी डिमांड होगी, किसको लोग पकड़ेंगे, ये जो सस्ता पड़ रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर हमने साउथ ईस्ट एशिया के साथ एफटीए साइन किया तो फिर हमारा साउथ ईस्ट एशिया के साथ व्यापार बढ़ जाएगा। क्यों, क्योंकि इसकी वस्तुएं भारत में सस्ती मिलने लगेंगी। और इसके साथ साइन नहीं किया एफटीए तो ये हमारे मार्केट में नहीं टिक पाएगा। तो ये डिपेंड करता है कि हमारे उस क्षेत्र से, उस क्षेत्र के देशों से रिलेशन कैसे हैं, ठीक है। तो उसके आधार पर भी हम एफटीए साइन करते हैं, ठीक है। तो जो भी हम ये ट्रेड रिलेशन बनाते हैं, ये हम अपने राष्ट्र हित में ऐसा करते हैं, ठीक है। क्लियर, इतनी बात समझ में आ गई। तो एफटीए भी क्लियर हो गया होगा। तो एफटीए में क्या की पॉइंट याद रखना है, पहली बार टैरिफ को जीरो कर देते हैं, ठीक है। ना हम तुम्हारी वस्तु पर कोई टैक्स लगाएंगे और ना तुम हमारी वस्तु पर कोई टैक्स लगाना, व्यापार चलने दो, फ्री हो गया ना, फ्री ट्रेड एरिया बना दिया ये हमने, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अब जान तो एक समस्या यहाँ पर क्या आएगी, एक समस्या भी आ सकती है, देखो समझो वो समस्या, इससे प्रॉब्लम क्या आ सकती है। सपोज दैट ऐसे हमने बनाया, ये इंडिया रहा हमारा प्यारा भारत, और ये रहा श्रीलंका। इधर मान लो कोई ले लिया हमने, मालदीव वगैरह ले लिया, और इधर ये हमने इंडोनेशिया ले लिया, है ना, मलेशिया ले लिया, फिलीपींस ले लिया, ये सब, ठीक है, ये वाला क्षेत्र। तो इधर इंडोनेशिया, मलेशिया, ठीक, ये मालदीव हो गया, मालदीव, ठीक, ये श्रीलंका हो गया। तो हमने एफटीए साइन किया इस क्षेत्र से, यहाँ से किया एफटीए, ठीक है। ये हमने एक ट्रेडिंग ब्लॉक बनाया। तो इसका जो पाम ऑयल यहाँ आया इंडिया में, इस पर हमने कोई टैरिफ नहीं लगाया, ज़ीरो टैरिफ। तो जो 100 रुपये का यहाँ बिक रहा है, तो 100 रुपये का यहाँ भी बिका। बहुत समझना ध्यान से। अब श्रीलंका वाला जब 100 रुपये का तेल, तो 100 रुपये का ऑयल हमने श्रीलंका से मंगाया, लेकिन श्रीलंका के साथ हमने कोई एफटीए साइन नहीं किया। तो जैसे ही ये बॉर्डर क्रॉस करके इंडिया में घुसेगा, हमने इसके ऊपर ठोक दिया 15% का टैरिफ। तो ये 100 वाला यहाँ कितने का बिकने लगा, 115 का बिकने लगा। तो अब इतनी बात तो हम आपको पहले ही समझा चुके। तो श्रीलंका के साथ हमारा तेल का व्यापार, जो पाम ऑयल है, वो उतना ज़्यादा इसको कोई पकड़ेगा नहीं, ये वाला ज़्यादा पकड़ेगा क्योंकि ये सस्ता पड़ रहा है, क्योंकि हमने इसके साथ एफटीए साइन किया। अब अगली बात जो हम समझाने जा रहे हैं वो काफ़ी वो ध्यान देने वाली है। हो सकता है कि इंडोनेशिया वाले क्षेत्र से श्रीलंका का एफटीए हुआ हो, ऐसा भी हो सकता है, इसका एफटीए हुआ हो। किसका मतलब है कि इंडोनेशिया का अगर ऑयल यहाँ आया श्रीलंका में, तो 100 रुपये का था, तो यहाँ श्रीलंका के साथ एफटीए साइन किया, ध्यान समझना। तो यहाँ भी कोई टैरिफ नहीं लगेगा, तो यहाँ भी 100 रुपये का है। तो क्या करे, या जैसे श्रीलंका है,
श्रीलंका का जो तेल पहले यहाँ गया, क्योंकि इनके बीच FTA साइन है। तो अगर ये 100 रुपये का श्रीलंका में, तो 100 रुपये का इंडोनेशिया में है, ठीक है। अब इसने पहले श्रीलंका ने इंडोनेशिया भेजा और इंडोनेशिया ने भेज दिया इसी को कहाँ, इंडिया, तो वो 100 रुपये का हो जाएगा। तो अब ये तो बात गड़बड़ हो गई कि श्रीलंका का तेल अगर डायरेक्ट इंडिया में आ रहा तो 115 में, और अगर श्रीलंका का तेल पहले इंडोनेशिया से भारत में भेज दिया तो 100 रुपये का पड़ रहा है। तो इसने FTA साइन ना करके भी भारत के साथ FTA का मजा ले रहा है। तो ये एक यहाँ पर प्रतिबंध ये लगाया गया कि देखो, इसमें कहा गया रूल ऑफ ओरिजिन, एक यहाँ पर कॉन्सेप्ट होता है रूल ऑफ ओरिजिन, ठीक है, उत्पत्ति का नियम, रूल ऑफ ओरिजिन, उत्पत्ति का नियम लागू कर दिया। ये उत्पत्ति का नियम ये कहता है कि जिसके साथ हमने FTA साइन किया है, ठीक है, वो जो वस्तु हम खरीद रहे हैं तुमसे, वो तुम्हारे यहाँ की ही होनी चाहिए, तभी उस पर FTA लागू होगा, अदरवाइज नहीं लागू होगा। तो ये कहा गया कि कम से कम 35% रोल तुम्हारा होना चाहिए। अब ये श्रीलंका का तेल है, इंडोनेशिया आ गया क्योंकि इन्होंने आपस में FTA साइन कर लिया, तो यहाँ कोई टैरिफ लगा नहीं, लेकिन ये तेल तो श्रीलंका का है, इंडोनेशिया का नहीं है। तो ओरिजिन इसका श्रीलंका में और इंडोनेशिया अब यहाँ पहुँचा रहा है। तो भारत कहेगा कि देखो, हम FTA की बात तभी मानेंगे तुम्हारी जब इस तेल में तुम्हारा 35% रोल हो, तुम्हारा कोई रोल तो है नहीं। तो इसलिए श्रीलंका का तेल तुम्हारे यहाँ आया, तुम्हारे यहाँ से हमारे यहाँ अगर आ गया तो हम 15% इसके ऊपर टैक्स लगाएंगे, टैरिफ लगाएंगे। क्यों? क्योंकि वो तुम्हारे यहाँ का ओरिजिन नहीं है, हमने तुम्हारे साथ FTA साइन किया है, ना कि इसके साथ। इसलिए कम से कम जो श्रीलंका का प्रोडक्ट है वो तुम्हारे यहाँ आ रहा है, उसमें तुम्हारा 35% रोल होना चाहिए, तब तो हम उस पर FTA लागू करेंगे, अदरवाइज लागू नहीं करेंगे। तो इससे बचने के लिए ये रूल ऑफ ओरिजिन यहाँ पर लगाया गया। तो FTA में एक चीज़ और की पॉइंट आप याद रखिएगा, FTA में 2-3 बातें आपको बताई हमने। एक तो इसमें टैरिफ 0 किया जाता है, दूसरा रूल ऑफ ओरिजिन, उत्पत्ति का नियम भी लागू होता है। रूल ऑफ ओरिजिन में कहा कि ना 100% हो तो कम से कम 35% रोल आपका होना चाहिए, तभी हम उसमें FTA लागू करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम आपसी सहयोग से, मतलब आपस में ही धीरे धीरे एग्रीमेंट करके इकोनॉमिक इंटीग्रेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। तो हम किसके साथ PTA साइन कर रहे हैं, अब आपको समझ आएगा जब करंट पढ़ोगे तो PTA क्या होता है, FTA क्या होता है, ठीक है, ये समझ आ जाएगा। ठीक, इसमें 0 कर देते हैं टैरिफ और इसमें रिड्यूस करते हैं, 0 नहीं करते हैं, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई, यही तो की पॉइंट है। तो इकोनॉमिक इंटीग्रेशन की तरफ हम इस तरीके से बढ़ रहे हैं। ओके, चलो इतनी बात समझ में आ गई। अब यहाँ पर जो FTA और PTA जो देख रहे हैं ना, ये सिर्फ गुड्स के ट्रेड के लिए है, वस्तुओं के ट्रेड के लिए है, सर्विसेज के लिए नहीं है ये, ठीक है। तो सर्विसेज के लिए क्या होता है, गुड्स सर्विसेज, ये किस में आएंगी तो वो भी आगे देखते हैं। तो ये हो गया PTA और FTA का कॉन्सेप्ट। अब आगे और बढ़ते हैं। तो अब करंट अफेयर जब आप पढ़ोगे तो आपको ये FTA PTA जो इस तरीके के साइन किए जाते हैं डिफरेंट कंट्रीज के साथ, वो अब आपको परेशान नहीं करेंगे। अब अगला जो है वो है सीका, ठीक है, ये कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेटिव एग्रीमेंट, ठीक है, इसको ये बोलते हैं। तो समग्र आर्थिक सहयोग समझौता, क्या बोलेंगे इसको, समग्र, हिंदी में आर्थिक सहयोग समझौता, ये बोला जाता है इसको, ठीक है। तो सीका बेसिकली इसमें यह होता है कि जैसे हमने किसी देश के साथ समझौता किया ट्रेड का, तो उसमें हमने कहा कि गुड्स का भी लेन देन करेंगे,
एक्सपोर्ट इंपोर्ट करेंगे, सर्विसेज का भी हम यहाँ पर लेन देन करेंगे और इन्वेस्टमेंट भी करेंगे, ठीक है। तो इसको बोलते हैं सीका, ठीक है। तो सीका, तो इन सभी क्षेत्रों में हम एग्रीमेंट कर लेंगे, तो ये होता है सीका। इतनी बात समझ में आ गई, क्लियर। तो जब ये शब्द कहीं मिले समग्र आर्थिक सहयोग समझौता, तो वो क्या होता है, केवल गुड्स में नहीं, केवल गुड्स में हो रहा होता तो वो FTA PTA होता, यहाँ पर हर क्षेत्र में हो रहा है इसलिए इसको समग्र कहते हैं, आर्थिक सहयोग समझौता। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। तो अब जैसे मान लो कहीं कहीं पर हम ये भी कर सकते हैं कि हो सकता है कि हमें ट्रेड और इन्वेस्टमेंट पे करना है, ठीक है, ट्रेड पे करना है गुड्स पर और इन्वेस्टमेंट पे करना है सर्विस पे नहीं करना, तो उसको हम बोल देते हैं BTIA। तो ट्रेड और इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट है ना, बाईलैटरल, तो BTIA हो गया। तो बाईलैटरल ट्रेड इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट, ये भी सीका के अंतर्गत ही होता है, तो BTIA। अब कहीं कहीं पर हमने मान लो ये कर दिया BTSA, ट्रेड और सर्विस पर, यानी गुड्स और सर्विस पर हमने कर लिया, तो बाईलैटरल ट्रेड एंड सर्विसेज एग्रीमेंट इसको बोल देंगे, ठीक है। कहीं कहीं केवल इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे उसको कहेंगे BIT, बाईलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रेड एग्रीमेंट है BITA, क्लियर। तो इस तरीके से इसके नाम हो जाते हैं। इतनी बात समझ में आ गई, तो ये हो जाएगा कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट, सीका बोलते हैं। इतनी बात क्लियर, ठीक। तो इसके लिए हमने एग्रीमेंट किया, तो एग्रीमेंट में क्या करेंगे, थोड़ा सा इस पर टैरिफ रिड्यूस करेंगे, ओके। इतना हो गया, ठीक। आगे बढ़ते हैं, तो सीका हो गया। अब लोग बात करते हैं कस्टम यूनियन की। अगला स्टेप जो है वो है कस्टम यूनियन। कस्टम यूनियन, कस्टम यूनियन। अब कस्टम यूनियन में क्या होता है, देखो जैसे हमने एक कोई ट्रेडिंग ब्लॉक बनाया, ठीक है। तो जैसे हम हैं भारत, ठीक है, और भारत के साथ साथ और भी पड़ोसी देश जो भी हैं, तो हमने उसके साथ बना लिया कस्टम यूनियन। अगर एक एग्जांपल दे रहे हैं, ठीक है, तो ऐसे कस्टम यूनियन बनाया, तो जैसे मान लो हमारे साथ 9 देश और हैं, 9 देश और हैं, और हमने सभी 9 देश प्लस इंडिया, तो हमने मिलकर बनाया क्या, एक कस्टम यूनियन, ये ट्रेडिंग ब्लॉक बनाया। इसमें हमने तो क्या किया कि देखो आपस में हमने जो समझौता किया है वो तो किया ही है, ठीक है। हम 10 देश, हमने इसमें हो सकता है बीच में FTA भी बना लिया हो, तो हमने अगर भारत और ये 9 देश मिलकर FTA भी बना लिया, ठीक है, तो क्या करेंगे, इन 9 देश और भारत के साथ जो भी वस्तुओं का लेन देन होगा उस पर कोई टैरिफ नहीं लगेगा, ये आपस में हमने FTA बना लिया। लेकिन इसके बाद हमने इन 10 देश मिलकर कस्टम यूनियन भी बनाया। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये है कि अगर कोई 11वां देश, अगर इन 10 देश के अलावा जो कस्टम यूनियन के मेंबर हैं, यहाँ पर जो हमने एग्जाम्पल लिया, तो इसके साथ अगर कोई 11वां देश ट्रेड करता है, अपनी वस्तु भेज रहा है इन 10 देशों में, तो चाहे हमारे यहाँ भेजे चाहे इन 9 देशों को भेजे, हम सभी मिलकर इस बाहरी देश पर जो कस्टम यूनियन में नहीं है सभी पर बराबर टैरिफ लगाएंगे। अगर मान लो हमने कहा कि 15% लगाएंगे, तो ये 11वां देश अगर इंडिया भेजेगा तो हम भी 15% लगाएंगे, अगर इन 9 देशों में से कहीं भेजेगा तो वो भी 15% ही इस पर टैक्स लगाएंगे, ठीक है। तो कस्टम यूनियन के जितने भी मेंबर होते हैं बाहरी देश की वस्तुओं पर बराबर टैरिफ लगाते हैं, उसको कहते हैं कस्टम यूनियन। आई होप कि ये बात समझ में आई होगी। तो कस्टम यूनियन की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, एन एग्रीमेंट अमॉन्ग कंट्रीज टू हैव फ्री ट्रेड अमॉन्ग देमसेल्व्स, आपस में तो फ्री ट्रेड कर रहे हैं, एंड टू एडॉप्ट कॉमन एक्सटर्नल बैरियर। कॉमन एक्सटर्नल बैरियर, ये एक्सटर्नल, तो अगर बाहर के देश पर हमने कॉमन बैरियर लगा दिया, बैरियर क्या है, टैरिफ, टैरिफ लगा देना, सीमा पर आप घुसोगे, हमने रोक लिया, टैक्स दो, बैरियर हो गया, तो सभी कॉमन बैरियर लगाएंगे, ठीक है।
तो एडॉप्ट कॉमन एक्सटर्नल बैरियर्स अगेंस्ट एनी अदर कंट्री इंटरेस्टेड इन एक्सपोर्टिंग टू दीज कंट्री। अगर कोई एक्सटर्नल कंट्री इन कॉमन यूनियन वाले जो कस्टम यूनियन जिन्होंने बनाया उनके साथ अगर ट्रेड करने के लिए अगर इंटरेस्टेड है तो ये सभी कस्टम यूनियन वाले कंट्री इसके ऊपर बराबर टैरिफ लगाएंगे, अर्थात कॉमन बैरियर लगाएंगे। इतनी बात समझ में आ गई। तो ऐसे देखो, तो इस टाइप के क्या कस्टम यूनियन इस दुनिया में बनाए हैं कुछ कंट्री ने, बिल्कुल बनाए। एक आपने मर्कोसुर का नाम सुना होगा, मर्कोसुर, ठीक है, ये एक कस्टम यूनियन का एग्जांपल है। ये साउदर्न कॉमन मार्केट है, ठीक है, ये अफ्रीका उसके क्या बोलते हैं साउथ अमेरिका कंट्री के कुछ देश हैं, जैसे इसमें अर्जेंटीना है, बोलीविया है, ब्राज़ील है, पराग्वे है, उरुग्वे है, वेनेजुएला है। तो साउथ अमेरिका के इतने देश मिलकर क्या बना है, कस्टम यूनियन, यानी वो मर्कोसुर जो है वो एक कस्टम यूनियन का एग्जाम्पल है। जैसे जीसीसी, ये भी कस्टम यूनियन का एक एग्जाम्पल है। गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल, क्या बोलते हैं, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल, ये भी एक कस्टम यूनियन का एग्जाम्पल है, ठीक है। इसमें कौन आते हैं, जैसे बहरीन है, कुवैत है, ओमान है, कतर है, सऊदी अरेबिया है, ठीक है, यूनाइटेड अरब अमीरात है, गल्फ कंट्री जो है। तो गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल किसका एग्जाम्पल हो गया, कस्टम यूनियन का। तो कस्टम यूनियन समझ में आया आप लोगों को। और भी है जैसे ईस्ट अफ्रीका कम्युनिटी, वो भी ईस्ट अफ्रीका कम्युनिटी, वो भी कस्टम यूनियन का एग्जाम्पल है। इतनी बात समझ में आ गई, कस्टम यूनियन। अब लोग कस्टम यूनियन से अगले स्टेज पर पहुंचते हैं जो इकोनॉमिक इंटीग्रेशन की तरफ हमें ले जाएगा। तो कस्टम यूनियन तो हमने बना लिया, अब अगला स्टेप क्या होगा, उसको कहते हैं कॉमन मार्केट। क्या बोलते हैं, कॉमन मार्केट। ये कॉमन मार्केट क्या होता है, अगर हमें किसी कंट्री के साथ कॉमन मार्केट, जैसे मान लो हमने कस्टम यूनियन तो बना लिया, चलो ठीक है, इसका एग्जांपल है कस्टम यूनियन हमने बनाया, यूनियन बनाया, ठीक है, और इसमें हमने यूनियन बनाया इंडिया प्लस श्रीलंका अपना पड़ोसी, ऐसा हमने एग्जाम्पल लिया, प्लस साउथ ईस्ट एशिया, साउथ ईस्ट एशिया के जो कंट्री उनके साथ हमने क्या बना लिया, कॉमन यूनियन बना लिया, ठीक है। तो कॉमन यूनियन क्या है कि अगर हमारा कोई हम आपस में तो फ्री ट्रेड कर लिया हमने, लेकिन अगर कोई हम इनसे बाहर का कोई अगर यहाँ इंटरेस्टेड है ट्रेड करने के लिए, ठीक है, तो हम सभी उसके ऊपर कॉमन बैरियर लगा देंगे, यानी कॉमन टैरिफ लगा देंगे। चाहे इंडिया के साथ करें, वो कोई अदर कंट्री अगर यहाँ पर आना चाह रहा है, चाहे इंडिया के साथ करें, श्रीलंका, चाहे साउथ ईस्ट एशिया के किसी कंट्री के साथ करें, हम चूंकि कस्टम यूनियन है तो इसलिए बराबर टैरिफ लगाएंगे, बराबर बैरियर। यहाँ तक ठीक है। अब देखो अगला स्टेप क्या है, कॉमन मार्केट समझो ये क्या है। अब इस मान लो कि हम अभी तक क्या कर रहे थे, इसमें हम वस्तुएं भेज रहे थे, सर्विस भेज रहे थे, ठीक है, उसका लेन देन चल रहा था, ठीक है, लेकिन हुआ क्या, अब हम क्या करें, भारत का कोई व्यक्ति, समझना कॉमन मार्केट क्या होगा, भारत का कोई व्यक्ति श्रीलंका में जाए अपना प्रोडक्ट लेकर और वहाँ पर एक दुकान खोले और बेचना शुरू कर दे। इसी प्रकार श्रीलंका का कोई व्यक्ति आए एक भारत में अपना प्रोडक्ट लेकर और दिल्ली में कैनाट प्लेस पे जाके एक शॉप खोल दे। तो अगर हम कॉमन मार्केट है तो इसका मार्केट हमारा मार्केट कॉमन है, हम कर सकते हैं, मना नहीं होगा। यानी श्रीलंका का कोई व्यक्ति अपने प्रोडक्ट बना रहा है और वो शॉप दिल्ली में कनाट प्लेस में खोल दे रहा है, बिकेगा, कोई दिक्कत नहीं। और भारत का कोई व्यक्ति प्रोडक्ट बना रहा है, वो जाके शॉप खोल देता है श्रीलंका में, चूंकि हम कॉमन मार्केट है तो कोई दिक्कत नहीं। तो जो वस्तु इंडिया में जिस रेट में मिलेगी उसी रेट में श्रीलंका में भी मिलेगी। क्यों? क्योंकि हम तो कॉमन मार्केट है। कॉमन मार्केट का मतलब क्या हुआ, चाहे आप हमारे देश के बाजार में बेचो, चाहे हम आपके देश के बाजार में बेचे, है ना, वस्तु पर जितना रेट में इंडिया में वो वस्तु मिलेगी उतना ही रेट में इंडिया की वस्तु श्रीलंका में मिलेगी। तो जब हम कॉमन मार्केट बना लेंगे किसी देश के साथ, किसी देशों के साथ, तो हम अपना प्रोडक्ट उनके यहाँ बेच सकते हो, वो अपना प्रोडक्ट हमारे यहाँ बेच सकते हैं।
ठीक है। तो वही सेम प्रोडक्ट जो जिस रेट में इंडिया में मिलेगा वही प्रोडक्ट उसी रेट में श्रीलंका में मिलेगा, ठीक है। तो कितना आसान हो जाएगा, है ना। तो अगर हम क्लोज होते तो क्या ये सब कर पाते, हम अपने ही देश में कर पाते। तो श्रीलंका का प्रोडक्ट इंडिया में नहीं आ पाता, ठीक है। और मजे की बात है कि उसी रेट में मिलेगा जिस रेट में श्रीलंका में मिल रहा है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, हम कहीं से ले लें, जहाँ नज़दीक है वहीं से परचेज कर लें। कितनी अच्छी बात है। तो हम कहाँ पर बढ़ रहे हैं, इकोनॉमिक इंटीग्रेशन की तरफ, यानी दुनिया की जितनी भी इकोनॉमी सब इंटीग्रेट हो जाएगी धीरे धीरे। अगर हम पूरे दुनिया के सभी देशों के साथ ये काम कर पाएँ, कॉमन मार्केट बना पाएँ, तो हम पूरे दुनिया का इकोनॉमी एक ही हो जाएगा ना, उसी को बोलेंगे इकोनॉमिक इंटीग्रेशन। तो आज हम इकोनॉमिक इंटीग्रेशन के दौर में जा रहे हैं, उस तरफ बढ़ रहे हैं। क्लियर, इतनी बात समझ में आ गई। तो इसमें क्या होगा, ठीक है। तो अ टाइप ऑफ कस्टम यूनियन, ये एक प्रकार का कस्टम यूनियन ही है, ठीक है। देयर आर कॉमन पॉलिसीज ऑन प्रोडक्ट रेगुलेशन, प्रोडक्ट को रेगुलेट करने की जो पॉलिसी होंगी वो कॉमन होंगी। एंड फ्री मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स और सर्विसेज का फ्री मूवमेंट हो पाएगा। हमारे देश का गुड्स तुम्हारे यहाँ चला जाए, तुम्हारे देश की गुड्स और सर्विसेज हमारे यहाँ आ जाए, ठीक है। एंड कैपिटल भी, पूंजी भी, एंड लेबर ऑल्सो, ठीक है। लेबर, गुड्स, सर्विसेज, कैपिटल, ये सब एक दूसरे के देश में फ्री मतलब फ्री मूवमेंट होगा, फ्री मूवमेंट, ठीक है। यानी जो कॉमन पॉलिसीज ऑन प्रोडक्ट रेगुलेशन, प्रोडक्ट रेगुलेशन पर कॉमन पॉलिसी होंगी। जो रेगुलेशन इंडिया में चल रहे होंगे प्रोडक्ट को रेगुलेट करने के, वही श्रीलंका के बाजार में भी चल रहे होंगे। अगर हम कॉमन मार्केट है तो कॉमन मार्केट जिसके साथ हमने बनाया ये सब होगा, वहाँ के प्रोडक्ट कहीं भी जाएंगे, किसी भी देश के बाजार में जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। जी बात समझ आ गई। हम लोग आते हैं और थोड़ा आगे बढ़ते हैं। कस्टम यूनियन समझा, कॉमन मार्केट समझा, अब इससे थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, अगली स्टेज पर चलते हैं। अगली स्टेज क्या है, अगली स्टेज समझो। अगली स्टेज में हम लोग बढ़ते हैं, इकोनॉमिक यूनियन कहते हैं। क्या कहते हैं, इकोनॉमिक यूनियन, आर्थिक संघ, ठीक है। तो इकोनॉमिक यूनियन में क्या होता है, ये थोड़ा सा कॉमन मार्केट से अगला स्टेप है, अगली स्टेज है जो इकोनॉमिक इंटीग्रेशन की तरफ जाएगी। इसका मतलब है कि जब हम किसी देश के साथ ये बनाते हैं इकोनॉमिक यूनियन, तो उसमें क्या करते हैं कि सब कुछ, मतलब ये क्या है, तो एन इकोनॉमिक यूनियन इज अ टाइप ऑफ ट्रेड ब्लॉक, ये एक प्रकार का ट्रेड ब्लॉक है, विच इज कंपोज्ड ऑफ अ कॉमन मार्केट, ठीक है, विद अ कस्टम यूनियन। ओके, कस्टम यूनियन के साथ ये एक कॉमन मार्केट ही होता है, ठीक है। द पार्टिसिपेंट कंट्रीज हैव बोथ कॉमन पॉलिसीज, तो जो इकोनॉमिक यूनियन वाले देश हैं उनकी जो पॉलिसी होंगी वो कॉमन होंगी। फॉर एग्जांपल जैसे यूरोपियन यूनियन आपने सुना है, इसमें 27 देश हैं, तो इन सभी 27 देशों की जो पॉलिसी होंगी वो कैसी होंगी, कॉमन होंगी। तो द पार्टिसिपेंट, इसमें की पॉइंट क्या है, द पार्टिसिपेंट कंट्री, जैसे मान लो इकोनॉमिक जो यूरोपियन यूनियन है 27 देश हैं, तो ये एक इकोनॉमिक यूनियन का एग्जाम्पल है। तो ये सारे पार्टिसिपेंट कंट्री हैं, तो द पार्टिसिपेंट कंट्रीज हैव बोथ कॉमन पॉलिसी, ये सभी कॉमन पॉलिसी रखेंगे, कॉमन पॉलिसी बनाएंगे ऑन प्रोडक्ट रेगुलेशन। तो प्रोडक्ट को रेगुलेट करने की जो पॉलिसी होंगी ये सभी की कॉमन होगी, कोई अलग अलग पॉलिसी नहीं बनाएगा, एक कॉमन पॉलिसी बन जाएगी, ठीक है। जैसे हमने आपको एग्जांपल दिया, जैसे एग्जांपल एक देखते हैं, जैसे मान लो कि भारत में FSSAI, ठीक है, ये किसी फूड प्रोडक्ट पे लेवल लगा रहता है, तो ये इसकी पॉलिसी है। तो यही पॉलिसी अगर भारत भी इसमें शामिल होता मान लो, तो यही पॉलिसी हर जगह चलती है, जितने भी इस ग्रुप में होते हैं, जो भी इकोनॉमिक यूनियन के मेंबर होंगे। तो एक रेगुलेशन होगा, एक नियम होगा, वही सभी मानेंगे। एक संस्था के द्वारा नियम बना दिया जाएगा प्रोडक्ट को रेगुलेट करने के लिए, वो सभी देश, जैसे इसमें 27 है तो 27 देश वही नियम मानेंगे, एक संस्था के द्वारा बना दिया गया रेगुलेशन। इतनी बात समझ में आ गई। अब ये 27 देश अब ये कहा कि सभी अलग अलग रेगुलेशन बनाएंगे, हम अपने तरीके से रेगुलेट करेंगे प्रोडक्ट को, वो अपने, तो फिर वो इकोनॉमिक यूनियन कहाँ हुआ।
आर्थिक संघ कैसे होगा? जब एक ही संस्था के द्वारा प्रोडक्ट रेगुलेशन की पॉलिसी बना दी जाए और सभी देश उसी को ही फॉलो करें। ठीक है। फ्रीडम ऑफ मूवमेंट ऑफ गुड्स, जो कि कॉमन मार्केट पे भी था, तो गुड्स के मूवमेंट यानी जो वस्तु है उसके आवागमन में बिल्कुल फ्रीडम हो। ठीक है। सर्विसेज के लिए भी वही हो। एंड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन यानी कैपिटल हो सकती है, लेबर हो सकती है, एंड अ कॉमन एक्सटर्नल ट्रेड पॉलिसी, और इन सभी के बीच में एक कॉमन एक्सटर्नल ट्रेड पॉलिसी भी हो। कॉमन एक्सटर्नल ट्रेड पॉलिसी यानी जितने भी मेंबर इकोनॉमिक यूनियन के होंगे उनकी जो बाह्य व्यापार की जो नीति होगी वो सभी की कॉमन होगी। ऐसा नहीं है कि 27 देश में एक देश अपनी अलग एक्सटर्नल ट्रेड पॉलिसी बना रहा है, दूसरा देश अलग बना रहा है, तीसरा देश अलग बना रहा है, तो वो इकोनॉमिक यूनियन तो हुआ ही नहीं। तो सभी के, तो ये की पॉइंट याद रखिएगा भाई। ठीक है। तो सभी के जो प्रोडक्ट को रेगुलेट करने के जो नियम हैं वो कॉमन होने चाहिए। ठीक है। और फ्रीडम ऑफ मूवमेंट ऑफ गुड्स, सर्विसेज एंड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या? उत्पादन के जो कारक होते हैं, जैसे कैपिटल हो गई, लेबर हो गई, इनके रेगुलेशन के मतलब ये मूव कर सकते हैं फ्रीली। यानी लेबर, इन 27 देश के लेबर एक दूसरे देश में जा सकते हैं, कैपिटल भी एक दूसरे देश में जा सकती है, गुड्स भी एक दूसरे के देश में जा सकते हैं, सर्विसेज भी एक दूसरे के देश में जा सकते हैं। कोई इसमें मतलब बाउंडेशन नहीं होगा। ठीक है। फ्रीडम है। और कॉमन एक्सटर्नल ट्रेड पॉलिसी, 3 बातें हमने आपको बताई इसमें। ठीक है। प्रोडक्ट को रेगुलेट करने की पॉलिसी कॉमन हो। ठीक है। गुड्स, सर्विसेज और जो प्रोडक्शन फैक्टर है उनके मूवमेंट में फ्रीडम हो। और तीसरी बात, कॉमन एक्सटर्नल ट्रेड पॉलिसी भी हो। ठीक है। तो ये हो गया यूरोपियन यूनियन, किसका एग्जाम्पल हो गया? इकोनॉमिक यूनियन का। अब इसी में एक टर्म और होता है, इकोनॉमिक एंड मॉनिटरी यूनियन। इसी में एक अगला है इकोनॉमिक एंड मॉनिटरी यूनियन। मॉनिटरी यूनियन ये कुछ नहीं, बस इसी का थोड़ा अगला स्टेप है। जैसे मान लो कि यहाँ पर मैंने बताया इकोनॉमिक यूनियन में 3 बातें। ठीक है। अब इसमें एक बात और होगी, मॉनिटरी मतलब मनी, यानी जितने भी इकोनॉमिक यूनियन के मेंबर हैं उनकी मुद्रा भी सेम हो, करेंसी भी सेम हो, करेंसी भी सेम हो। तो चौथा फैक्टर ये जुड़ जाएगा। 3 फैक्टर हमने देखे इकोनॉमिक यूनियन। तो इकोनॉमिक जैसे 27, अब देखो एग्जांपल समझो, 27 देश है यूरोपियन यूनियन में, लेकिन 27 की जो मुद्रा है वो सेम नहीं, 18 की मुद्रा शायद सेम है। तो जो 18 कंट्री होंगे वो इकोनॉमिक एंड मॉनिटरी यूनियन होंगे, और ये जो पूरे 27 होंगे वो क्या होंगे? इकोनॉमिक यूनियन होंगे। क्यों? क्योंकि इसमें सभी की मुद्रा सेम नहीं है। तो जिनकी मुद्रा भी सेम होगी, करेंसी सेम होगी, वो कहलाएंगे इकोनॉमिक एंड मॉनिटरी यूनियन। और जिनकी मुद्रा सेम नहीं होगी, बाकी बातें सेम होंगी, तो वो कहलाएंगे इकोनॉमिक यूनियन। ठीक है। तो आज के लेक्चर में हमने सीखा कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में जो टर्म है, ये स्टेजेज हैं इकोनॉमिक इंटीग्रेशन की तरफ जो हमें ले जा रहे हैं। तो ऐसे जो एग्रीमेंट हम साइन करते रहते हैं विभिन्न देशों के साथ, कभी हम कॉमन मार्केट बन जाते हैं, कभी इकोनॉमिक यूनियन बन जाते हैं, कभी इकोनॉमिक एंड मॉनिटरी यूनियन बन जाते हैं, है ना, कभी किसी का सीका साइन करते हैं, पीटीए साइन करते हैं, एफटीए साइन करते हैं। ये सब क्या है? आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ईमानदारी से बताइए, भूलोगे तो नहीं? ठीक है। अगले लेक्चर में मिलते हैं, इसकी आगे की कहानी। थैंक यू।